नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यह इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। दोस्तों, यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब यह प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। यह आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये आपका द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट है, द्वितीयक उपयंत्र, यह आपका द्वितीयक उपयंत्र है। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट, इसमें क्या होते हैं, आपको डायरेक्ट स्केल पर रीडिंग मिलती है। डायरेक्ट स्केल पर क्या मिलती है, आपको रीडिंग मिलती है। परंतु जो हमारे प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें जो हमें रीडिंग मिलती है, स्केल पर, इसमें हमको मीटर कांस्टेंट यानी मीटर स्थिरांक से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, जिसको हम लोग के से प्रदर्शित कर रहे हैं। मीटर स्थिरांक को हम लोग क्या कह रहे हैं, के। यानी जो रीडिंग मिलेगी उसमें हमको मीटर कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यह क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारा अमीटर है, जैसे हमारे वोल्ट मीटर हैं, जैसे हमारे वाट मीटर हैं, हमारा एनर्जी मीटर है, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी आपका अमीटर हो गया, अमीटर है, आपके वोल्ट मीटर है, आपका एनर्जी मीटर है, वाट, आपका वाट मीटर है। ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका उदाहरण जो होता है वह टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। टेंजेंट नोमीटर, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है, यह आपका प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण होता है। एक बार और आप समझिए कि हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट स्केल पर रीडिंग मिलती है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक का जो मीटर होता है, जिसको हम लोग टैकोमीटर कहते हैं, जितना स्पीड आप चलाएंगे बाइक को, टैकोमीटर का जो मीटर होता है वह डायरेक्ट स्केल पर आपको रीडिंग देगा कि आपकी बाइक कितनी स्पीड से चल रही है। परंतु इसमें क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें मीटर के कांस्टेंट, मतलब इसमें जो हमारी एक्चुअल में रीडिंग होती है वह कम आउटपुट पर दिखाई देती है। यानी जो एक्चुअल में रीडिंग हमको यह प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मेजर करती है वह कम होती है, क्योंकि मीटर के कारण कुछ न कुछ हानियाँ होती हैं। तो उसी हानियों को हम लोग उस रीडिंग में गुणा कर देते हैं, जिसको हम लोग मीटर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मीटर कांस्टेंट से हमको गुणा करने पर फिर हमको एक्चुअल यानी सही रीडिंग प्राप्त होती है। तो इस तरह का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वह टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। अब दोस्तों, आगे हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं। बैठ जाइए। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, यह आपको देखना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। और एक होता है
इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, गेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और हमारे इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तीन तरीके के हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ये हमारे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह तीन तरीके के होते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है यह आपको समझना है। तो जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इंडिकेटर का मतलब इसमें पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर स्केल पर मूव करता है जिसके कारण हमें स्केल पर रीडिंग प्राप्त होती है। यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इसकी जो खास बात होती है यह कि इसमें किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें पॉइंटर लगा होता है, इसमें पॉइंटर लगा होता है और ये पॉइंटर स्केल पर क्या करता है, स्केल पर मूव करता है। पॉइंटर को हल्का होना चाहिए, इसको कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। बनाने के लिए इसको हम लोग बनाते किसका है, हल्का बनाने के लिए इसको हम लोग एल्युमिनियम, सामान्यतः एल्युमिनियम में मैग्नीज धातु का प्रयोग करके हम लोग पॉइंटर को बनाते हैं। तो पॉइंटर अगर बहुत भारी भरकम है, बहुत ज़्यादा आपका वेटेज है तो यह स्केल पर सही ढंग से मूव नहीं करेगा। तो पॉइंटर स्केल पर मूव करता है, हल्का होना चाहिए। और इसमें एल्युमिनियम, ये तो एल्युमिनियम का बना होता है लेकिन तो और इसमें जो होते हैं टेम्परेचर इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग इसमें मैग्नीन या मैग्नीज धातु को मिलाते हैं। तो ये आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो दोस्तों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जो हमारे उदाहरण होते हैं इसके आपको उदाहरण आपको ध्यान देना है। जैसे हमारे अमीटर हो गया, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है। ये हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं। यानी जो हमें स्केल पर राशि प्राप्त होती है या रीडिंग प्राप्त होती है उसमें हमारे एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसको अगर हम लोग फिगर के माध्यम से दिखाएं आपको, तो जैसे आपका कोई मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक उपयंत्र या इंस्ट्रूमेंट आपको बना दे रहा हूँ छोटा सा। इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ हम एक मैग्नेट बना रहे हैं और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार को रख रहे हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, यह चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ की तरफ। यह आपका क्या है, पॉइंटर है। और ये पॉइंटर कहाँ घूमेगा, स्केल पर। तो हमने यहाँ पर एक आपको स्केल बना दिया, यह आपका स्केल है। इसी स्केल पर हमारा क्या करेगा, पॉइंटर घूमेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे। यानी जो आपको बताया गया पॉइंटर या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का पॉइंटर लगा होता है और ये स्केल पर क्या करता है, मूव करता है, स्केल पर घूमता है और हमें रीडिंग देता है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यह मुख्य रूप से अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या ये सब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के हमारे क्या हैं, उदाहरण हैं। अब देखिए जो हमारे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह रिकॉर्ड के फॉर्म में यानी ग्राफ के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें आउटपुट किसके फॉर्म में, रिकॉर्ड के या ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। रिकॉर्ड या ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आप देखे होंगे, आप कभी बस में यात्रा किए होंगे तो जो बस कंडक्टर होते हैं वो आपको जो भी जितनी दूरी के लिए आपको जाना होता है उसमें एक ग्राफ के रूप में आपको एक तरह से आउटपुट देते हैं कि आपको कितने से कितने दूरी के रूप में आपको यात्रा करना है, उसका बिल आपको एक तरह से देते हैं। तो इस तरह से रिकॉर्ड आपको ग्राफ के रूप में मिलता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो आपको
पता लग गया होगा कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिसमें सूचना हमें रिकॉर्ड के रूप में मिलती है। यानी हमें सूचना किस रूप में मिलती है, ग्राफ के रूप में मिलती है। ग्राफ के रूप में हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन प्रारूपी उपयंत्र। अब यह हमारे समाकलन प्रारूपी उपयंत्र क्या होते हैं। जैसे समाकलन आप पढ़ते भी होंगे, समाकलन हम लोग क्या करते हैं कि सभी राशियों का अगर हमको योग करना है और हमें आउटपुट के रूप में दिखाना है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हमारे जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यह जितने भी आप राशि का प्रयोग किए हैं उन सब का क्या करते हैं, समाकलन करके आपको आउटपुट पर रिजल्ट देते हैं। जैसे हमें इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है जैसे एम्पियर आवर मीटर। यह एक डीसी मीटर होता है और दूसरा आप कह सकते हैं इसका जो उदाहरण होता है वह एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर होते हैं। तो एम्पियर आवर मीटर या एनर्जी मीटर आप सभी लोग देखे होंगे कि आपके घर पर एनर्जी मीटर लगा होता है। और एनर्जी मीटर क्या करता है, आप चाहे एक दिन का यानी 24 घंटे के लिए या हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए या साल भर के लिए, जितने समय के लिए चाहेंगे, ये एनर्जी मीटर आपको क्या करेगा, सभी राशियों का योग करके आपको बताएगा कि आपने एक घंटे में कितना बिजली कंज्यूम किया, एक महीने में कितना बिजली कंज्यूम किया, एक साल में कितना बिजली कंज्यूम किया। ये सभी राशियों का योग करके आपको आउटपुट पर रिजल्ट देता है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट जो एक साथ सभी राशियों का योग करके आउटपुट पर रिजल्ट देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, यानी द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमको डायरेक्ट स्केल पर रीडिंग मिलती है उसे हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको पहले ही बता दिया था, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर और वाट मीटर होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इसमें पॉइंटर लगा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पॉइंटर लगाया गया है। तो यह आपका क्या है, पॉइंटर है। यह ऊपर आपको स्केल दिखाया गया है, यानी इसमें पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर काम क्या करता है, यह स्केल पर मूव करता है। अगला बात कि यह पॉइंटर हल्का होना चाहिए। अगर पॉइंटर हल्का नहीं होगा, अगर इसका खुद का वेट बहुत अधिक होगा तो यह स्केल पर बहुत स्मूथली मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो रीडिंग होगी वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो पॉइंटर को हल्का होना चाहिए। और ये पॉइंटर को हल्का बनाने के लिए एल्युमिनियम का हम लोग पॉइंटर बनाते हैं और एल्युमिनियम में हम लोग मैग्नीज धातु को मिलाते हैं, जिससे कि पॉइंटर पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम से कम हो पाए। अब ये जो पॉइंटर होता है यह हमारा स्केल पर घूमता है। इस तरह से हमारे जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो राशि को डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं पॉइंटर की सहायता से स्केल पर, उसके उदाहरण जो होते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर होते हैं। अमीटर आपको पता होना चाहिए, अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है और वाट मीटर आपकी पावर को मेजर करता है। उसके साथ साथ यह हमारा जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आउटपुट रिकॉर्ड के फॉर्म में प्राप्त होता है, जैसे ग्राफ के रूप में आपको, जैसे आप देखे होंगे ईसीजी या आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आप कराते हैं तो उसमें जो आउटपुट सूचना मिलती है आपको रिकॉर्ड के रूप में मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया बस कंडक्टर जो होता है वह आपका जैसे यात्रा कर रहे हैं तो उसके पास एक मीटर होता है जो कि सूचना ग्राफ के रूप में आपको देता है। उसी तरह से हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट माने समाकलन प्रारूपी उपयंत्र जो कि सभी राशियों का योग करके आपको आउटपुट देते हैं। इसके उदाहरण जो होते हैं एम्पियर आवर मीटर और एनर्जी मीटर होते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अलग से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो पॉइंटर आपका स्केल पर मूव करता है तो इसमें कुछ बल लगाए जाते हैं, बल लगता है जिसकी वजह से पॉइंटर हमारा क्या होता है,
स्केल पर मूव करता है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे जो इसमें जो फोर्स क्रिएट होता है या फोर्स लगता है, यह दो तरीके के होते हैं। एक हमारा कंट्रोलिंग फोर्स और दूसरा हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है। तो इसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मुख्य रूप से 3 तरीके के बल कार्य करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। एक पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, दूसरा हमारा होता है कंट्रोलिंग टार्क, और तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टार्क। यानी जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें 3 तरीके के बल आघूर्ण या बल कार्य करते हैं या टार्क काम करते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, दूसरा हमारा होता है कंट्रोलिंग टार्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टार्क। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक हम लोग यहाँ पर मीटर को बना ले रहे हैं। मीटर में यह आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग दिखा दे रहे हैं पॉइंटर की स्थिति को। यह पॉइंटर है और ये पॉइंटर कहाँ घूमेगा, स्केल पर घूमेगा ऐसे। यहाँ पर आप चाहते हैं तो मैग्नेट की स्थिति को दिखा सकते हैं। ये हमारे मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। तो दोस्तों इसमें देखिए डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है और डैम्पिंग टार्क क्या होता है, इसको मैं समझा दूं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा स्केल होता है इस पर रीडिंग लिखी होती है। जैसे मैं रीडिंग यहाँ पर लिख दूँ, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। यह रीडिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। यानी ये जैसे मैंने 5-5 का अंतर दिखाया, आप 10-10 का, 20-20 का, कुछ भी स्केल के हिसाब से रीडिंग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, इसका जो काम होता है, ये जो पॉइंटर होता है इसको स्केल पर डिफ्लेक्ट कराना है। मैंने पॉइंटर को स्केल पर मूव कराने का जो कार्य होता है वो हमारा कार्य कौन करता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का काम जो होता है ये आप लिख सकते हैं कि पॉइंटर को स्केल पर मूव कराने का कार्य यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क के द्वारा किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क के द्वारा किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क के द्वारा किया जाता है। अगला बात हमारा कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हमारा ये पॉइंटर जो है स्केल पर डिफ्लेक्ट होगा तो अगर उसको रोकने वाला कोई बल नहीं कार्य करेगा तो ये पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ चला जाएगा, अंत तक चला जाएगा। यानी एक्चुअल में कितना हमको राशि को मेजर करना है उतनी राशि पर, उतने क्वांटिटी पर हमारा स्केल जाकर रुकना चाहिए। तो उसको रोकने का काम यानी कंट्रोल करने का काम हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क करता है। तो कंट्रोलिंग टार्क जो होता है इसका काम क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क का काम यानी कंट्रोलिंग टार्क का कार्य पॉइंटर को फाइनल स्टडी पोजीशन पर रोकना होता है। फाइनल स्टडी पोजीशन पर रोकना होता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास अमीटर है तो अमीटर में अगर मान लीजिए कि 10 एम्पीयर की करंट बह रही है तो अमीटर 0 से स्टार्ट होकर 10 पर कहाँ होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर 15 एम्पीयर की करंट बह रही है तो 0 से स्टार्ट होकर 15 पर रुक जाना चाहिए। यानी जितने एम्पीयर की करंट बह रही है अमीटर वहाँ से 0 से डिफ्लेक्ट होकर उतने एम्पीयर पर रुक जाना चाहिए। तो वही आपको बताया गया, कंट्रोलिंग टार्क का कार्य पॉइंटर को फाइनल स्टडी पोजीशन पर रोकना होता है, पहला इसका काम होता है। और इसका दूसरा काम होता है जब मीटर को सप्लाई से हटा लिया जाए,
जब मीटर को सप्लाई से हटा लिया जाए तो पॉइंटर को पुनः जीरो की स्थिति पर लाना होता है। यानी जो कंट्रोलिंग टार्क का हमारा दूसरा काम जो होता है, पॉइंटर को यानी मीटर को सप्लाई से हटा लेने के बाद पुनः जीरो पोजीशन पर लाना होता है, जीरो पोजीशन पर लाना होता है, पुनः जीरो पोजीशन पर लाना होता है। अब नेक्स्ट आपका तीसरा है डैम्पिंग टार्क, यानी डैम्पिंग फोर्स क्या होता है या डैम्पिंग टार्क क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हमारा मीटर फाइनल स्टडी पोजीशन पर पहुंचता है, जैसे हमारी कोई अमीटर है 15 एम्पीयर की करंट बह रही है या 10 एम्पीयर की करंट बह रही है, तो उतने एक्चुअल पोजीशन पर जाकर इसको डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, पॉइंटर का कांटा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ऐसे जीरो से स्टार्ट हुआ और फाइनल स्टडी पोजीशन पर जाकर रुक जाना चाहिए। तो ऐसा उसको कराने के लिए जो हमारा टार्क जिम्मेदार होता है वह डैम्पिंग टार्क होता है। एंड डैम्पिंग टार्क का कार्य जो होता है वह पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन पैदा होता है, पॉइंटर जब फाइनल स्टडी पोजीशन पर पहुंचता है तो उसमें जो ऑक्सीलेशन पैदा होता है उस ऑक्सीलेशन को समाप्त करना इसका काम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डैम्पिंग टार्क का कार्य यानी डैम्पिंग टार्क का कार्य पॉइंटर से ऑक्सीलेशन यानी दोलन को समाप्त करना होता है। ऑक्सीलेशन समाप्त करना होता है यानी दोलन समाप्त यानी ऑक्सीलेशन समाप्त करना होता है। अब यह डैम्पिंग टार्क 3 तरह के होते हैं, आप कह सकते हैं 4 तरह के डैम्पिंग टार्क हमारे इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं। जैसे हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है और एडी करंट डैम्पिंग होता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टार्क 4 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैम्पिंग टार्क के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें रीडिंग मिलती है उसमें मीटर कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, तब आपको सही रीडिंग प्राप्त होती है। इसका जो उदाहरण होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। उसी तरह से हमारे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो आउटपुट मिलता है वह मीटर कांस्टेंट का गुणा होके आउटपुट मिलता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें आउटपुट आपको डायरेक्ट स्केल पर मिलता हो यानी रीडिंग मिलती हो उसको हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे इसका मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर और वाट मीटर, बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। ये 3 तरीके के होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंट्रोगेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर लगा होता है, इसमें आउटपुट स्केल रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त होती है और इसमें आउटपुट जो है सभी राशियों का योग के रूप में प्राप्त होती है। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों इसमें 3 तरह के बल कार्य करते हैं, जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क होता क्या है, पॉइंटर को स्केल पर डिफ्लेक्ट कराने के लिए जो टार्क जिम्मेदार होता है उसको डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। अगला हमारा कंट्रोलिंग जो टार्क होता है, पॉइंटर को हमारा कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोलिंग टार्क का कार्य होता है, और जब सप्लाई चली जाए तो पॉइंटर को पुनः जीरो पोजीशन पर लाने का कार्य करता है। उसी प्रकार हमारा डैम्पिंग टार्क होता है। डैम्पिंग टार्क पॉइंटर में ऑक्सीलेशन को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से यह हमारा इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।